Inflation is projected at 6.7% in 2022-23, that is the current year, with Q2 at 7.1%, Q3 at 6.4%, and Q4 at 5.8%. The inflation trajectory is now poised at a decisive point. While there are incipient signs of a confluence of factors that could lead to further softening of domestic inflationary pressures, there remain significant uncertainties. In such a milieu, with growth momentum expected to be resilient despite headwinds from the external sector, monetary policy should persevere further in its stance of withdrawal of accommodation to ensure that inflation moves close to the target of 4% over the medium term, while of course supporting growth. तो महंगाई एक चिंता अभी भी है और इससे सिर्फ भारत ही नहीं पूरी दुनिया परेशान है। आरबीआई ने आज ब्याज दरों में बढ़ोतरी की और उसके जरिए इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने की कोशिश की है और उम्मीद ये जताई है कि जो पुराना अनुमान था वो बदलेगा नहीं और ये भरोसा रखना चाहिए कि एक ऐसे जंक्शन पे है इन्फ्लेशन जहां से मुक्ति मिल सकती है, महंगाई कम हो सकती है, लेकिन अभी भी ये चिंता की एक वजह है और पूरी दुनिया को देखें तो वाकई एक बड़ी वजह अभी भी ये बनी हुई है। आज चर्चा का विषय यही होगा कि ये महंगाई हमारी ग्रोथ के लिए कितना मुश्किल पैदा कर सकती है, बढ़ती हुई ब्याज दरें हमारी ग्रोथ के लिए कितना मुश्किल पैदा कर सकती हैं, क्योंकि इसको कम करने के लिए हमें अपनी ग्रोथ को थोड़ा बहुत सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है। इसी पे आज बातचीत करेंगे और इसकी वजह से इंडस्ट्री और मार्केट की स्थिति क्या होगी वो भी हमारी चर्चा में शामिल होगा। बातचीत करने के लिए हमारे साथ जो मेहमान मैं आपसे उनका परिचय करा देता हूँ। हमारे साथ पीएचडी सीसीआई के चीफ इकोनॉमिस्ट एसपी शर्मा जी हैं, साथ ही ऑयस्टर कैपिटल के सीईओ अतुल जोशी जी हमारे साथ हैं, सीएमडी है प्रसना के पिरूज खंबाटा जी हमारे साथ और इसके साथ ही इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र प्रकाश दीवान जी हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है इस खास चर्चा में जिसमें हम बाजार इकोनॉमी को समझने की कोशिश करेंगे। शर्मा जी, आप चूंकि इंडस्ट्री चैम्बर से जुड़े हुए हैं और बहुत सारी ग्राउंड रिपोर्ट्स, बहुत सारी चैनल चेक्स के ज़रिए से आपको पल्स डे बाय डे पता चलती होगी। क्या जो आज आरबीआई ने फैसला लिया कि ब्याज दरें और बढ़ा के इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने की कोशिश की जाए, इससे मेरे दो सवाल निकलते हैं आपके लिए। क्या इससे इन्फ्लेशन कंट्रोल होगा, पहला, और दूसरा इंडस्ट्रीज को किस तरह से ले रही, क्योंकि लगातार ब्याज दरें बढ़ रही हैं, कॉस्ट ऑफ फंड ऊपर जा रहा है। देखिए, अगर मैं आपका पहला सवाल लेता हूं कि इन्फ्लेशन क्या इससे कंट्रोल होगा, तो हम बहुत ही पॉजिटिव हैं और इन्फ्लेशन सबसाइड होना शुरू हो गया है। अगर आप देखेंगे डब्ल्यूपीआई इन्फ्लेशन और सीपीआई इन्फ्लेशन सबसाइड होने शुरू हो गए हैं पिछले 2 महीनों से। और दूसरा, जो इंडस्ट्री इसको किस तरीके से लेती है, क्योंकि इंडस्ट्री की एक्सपेक्टेशन हमेशा ये होती है कि प्राइस जो है कम रहे। जो प्राइस तभी कम रहेगा अगर कॉस्ट ऑफ फंडिंग कम होगी। जब कॉस्ट ऑफ फंडिंग इंक्रीज होती है तो जो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस है इंक्रीज होती है, तो जिसका इम्पैक्ट सीधा प्राइस कॉस्ट मार्जिन के ऊपर आता है, प्रॉफिटेबिलिटी कम होती है, जो सेंटीमेंट फॉर प्रोडक्शन है कम होता है। तो जिसकी वजह से जब वो इंटरनेशनली व्हेन दे डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम द इंटरनेशनल मार्केट, जब उनको रॉ मटेरियल का परचेज होता है वो कम हो जाता है, जिससे कि जो इंटरनेशनल प्राइसेस हैं कमोडिटीज के वो टूटने शुरू हो जाते हैं। तो यही वजह है जिस वजह से जो बहुत सारे सेंट्रल बैंक्स हैं ब्याज की दर बढ़ा रहे हैं, पॉलिसी रेट्स को बढ़ा रहे हैं, जिसका कि सीधा असर इंटरनेशनल कमोडिटी प्राइसेस के ऊपर जाएगा। तो इंडस्ट्री इसको शॉर्टर पीरियड में तो काफी मतलब चिंतित है कि जो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस इंक्रीज होगी, लेकिन लॉन्ग टर्म में जब हम देखते हैं कि मीडियम टर्म में, लॉन्ग टर्म में जाके जब इन्फ्लेशन एड्रेस हो जाएगा तो हमारी ग्रोथ वापस पटरी पे आ जाएगी। जैसा कि भारत की ग्रोथ है, जैसे हम देख रहे हैं कि बहुत ही अच्छी ग्रोथ है। वी आर द फास्टेस्ट मूविंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड इकोनॉमिक सिस्टम। अभी भी कट के बाद भी हमारी एक्सपेक्टेशन है कि हम 7% से ऊपर ग्रो कर पाएंगे। ये बहुत ही एक पॉजिटिव साइन है जो हमारे भारत के लिए ही है। बहुत सारी इकोनॉमीज इसका हिट ऑलरेडी फेस कर चुकी हैं। जो इंटरनेशनल कमोडिटी प्राइसेस इंक्रीज हुए उससे ग्रोथ सबसाइड होनी शुरू हो चुकी है, लेकिन हमारी ग्रोथ अभी भी इंटैक्ट है। और तीसरा, जो कंज्यूमर सेंटीमेंट की जहां हम बात करते हैं कि क्या ब्याज की दर बढ़ने से कंज्यूमर के ऊपर इंपैक्ट आता है, क्योंकि भारत में बहुत सारी अनऑर्गेनाइज्ड इकोनॉमी है, तो इसका शॉर्टर पीरियड में जो इंपैक्ट है वो बहुत ही सेंटिमेंटल होता है। जैसे ही जो शहरों में जो लोग नौकरी पेशा में है, जब उनकी ईएमआई बढ़नी शुरू होती है, देन दे कट देयर एक्सपेंडिचर टू द ग्रासरूट लेवल, तो उसका सीधा इंपैक्ट एक गांव तक भी जाता है। जब वो
आगे सर्वेंट रखने के लिए थोड़ा हाथ खींच के चलता है कि मेरे को अब घर कितने पैसे भेजने हैं, क्योंकि ऑलरेडी जो ईएमआई है वो आगे बढ़ चुकी है। तो जो ट्रिकल डाउन इफेक्ट है वो बहुत ही पॉजिटिव होता है, और हम समझते हैं कि इन्फ्लेशन आने वाले समय में जरूर कंट्रोल होगा, और इन्फ्लेशन सॉफ्टनिंग शुरू हो चुकी है, और बहुत जल्द ही हम इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर पाएंगे, और हमारी जो ग्रोथ है जी शर्मा जी, वो क्या रीजंस आप देख रहे हैं जिससे आपको लगता है कि इन्फ्लेशन नीचे आएगा? क्योंकि जिन कारणों से बढ़ा था उन कारणों में कोई बदलाव हुआ है क्या? सिर्फ एक क्रूड ऑयल अगर हम देख लें मोमेंटरी थोड़ा सा नीचे आया, अदरवाइज अभी भी रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, सप्लाई कंस्ट्रेंट बने हुए हैं, यूएस की महंगाई बहुत ऊपर है, चाइना में मुश्किलें खड़ी हुई हैं, एक और नया फ्रंट खुलने की तैयारी चल रही है। तो वो क्या ऐसे संकेत आपको दिख रहे हैं जिससे आपको लगता है इन्फ्लेशन कम हो जाएगा? देखिए, जो पहला संकेत होता है डिमांड सबसाइड होती है, क्योंकि जब हम मॉनेटरी पॉलिसी से इन्फ्लेशन कंट्रोल करते हैं तो उसका सीधा इम्पैक्ट डिमांड के ऊपर जाता है, क्योंकि हम सप्लाई में शॉर्टर पीरियड में कुछ नहीं कर सकते। अगर आप सप्लाई की बात करें तो फिर ब्याज दर बढ़ाने की जरूरत ही नहीं है, अगर हम सप्लाई को कंट्रोल कर पाए। तो सप्लाई साइड जो है वो बहुत ही इम्पैक्टेड है, जिससे कि इंटरनेशनल कमोडिटी प्राइसेस को बहुत ही जल्दी से तोड़ना बहुत मुश्किल है। लेकिन हम डिमांड को जरूर इम्पैक्ट कर सकते हैं, जिससे कि जो कंज्यूमर है कम डिमांड करता है तो प्रोड्यूसर को भी कम प्रोड्यूस करना पड़ता है, जिससे वो इंटरनेशनल कमोडिटी प्राइसेस को कम मात्रा में खरीदना शुरू करता है। तो इसका जो इनडायरेक्ट इम्पैक्ट है वो सीधा इन्फ्लेशन के ऊपर जाता है। जो पॉजिटिव साइन भी है, जो सेंटिमेंटल है, जो भी हमने देखा है कि सीपीआई और डब्ल्यूपीआई इन्फ्लेशन में थोड़ा बदलाव होना शुरू हो गया है, एटलीस्ट वो और बढ़ना कम हो चुके हैं। जैसे पहले वो मंथ आफ्टर मंथ इंक्रीज होते जा रहे थे, तो उसमें उस गति में एक नरमी आई। फिरोज सर, मतलब ताज़ा उदाहरण लें तो पिछले 24 घंटे के अंदर पीएनजी और सीएनजी के दाम 2 से 6 रुपए पर केजी बढ़ा दिए गए हैं। अगर इतना अच्छा दिख रहा है तो फिर फ्रंट लोडिंग करने की जरूरत क्यों पड़ी आरबीआई को कि 50 बेसिस पॉइंट आप रेट बढ़ा दीजिए? जो इंटरनेशनल सर, ये सवाल फिरोज शर्मा जी मैं आपके पास दोबारा आऊंगा। ये सर मैंने सवाल फिरोज सर से पूछा, जो एक और चैम्बर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सीआईआई के फूड प्रोसेसिंग कमेटी के चेयरमैन भी हैं। ये जो आप दोनों को डीलिंग कर लिए, ओके, ये जो इंटरेस्ट, ये जो इन्होंने 50 बेसिस पॉइंट बढ़ाया है वो इसके साथ कोई फ्यूल की ये जो प्राइस बढ़े इसके साथ नहीं है। आज वर्ल्ड ओवर हर बैंकर ये धीरे से इंटरेस्ट कॉस्ट को बढ़ा रहा है। एक्चुअली आप कंपेयर करेंगे तो इंडिया ने बहुत इसको कैलिब्रेटेड मैनर में किया हुआ है, सो दैट उससे कम इफेक्ट पड़े। और मेरे हिसाब से मार्केट ने ये ऑलरेडी इंटरेस्ट रेट फैक्टर कर दिया है। तो मेरा पर्सनल मानना है कि ये इन्फ्लेशन कंट्रोल के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, और ये एक सही दिशा में कर रहे हैं। अब रही बात फ्यूल प्राइस की, फ्यूल प्राइस डेफिनेटली अभी जितने पीक पे आ गए थे अब डेफिनेटली कम होंगे और धीरे से इन्फ्लेशन कंट्रोल में आएगा। एंड आई थिंक, और मेरा गेस है कि अभी और इंटरेस्ट या आरबीआई को ऑल इंटरवेंशन की जरूरत नहीं पड़ेगी फ्यूचर में। जी, आपको कोई चिंता नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है? आपकी जो इंडस्ट्री है उसमें कोई मुश्किल नहीं आ रही है? मार्केट ने फैक्टर कर दिए हैं, और ऑन द कॉन्ट्ररी अभी तो फूड कंपनियों ने रेट गिराए हैं। आप अगर फूड की बात करो तो बिकॉज आपको पता होगा पामोलिन ऑयल जो इंडोनेशिया से मलेशिया से आता था बीच में बहुत महंगा हो गया था, अभी बिल्कुल कम हो गया, और काफ़ी फूड कंपनियों ने रेट कम करने पे गए हैं। सिमिलरली प्लास्टिक और पैकेजिंग के दाम बीच में बहुत बढ़ गए थे बिकॉज ऑफ द रॉ मटेरियल प्राइसेस, अभी कम हो रहे हैं। तो मेरे को लगता है पर्सनली कि ये जो इन्फ्लेशन जो पीक पे था अभी धीरे से कम होने वाला है। कितना कम कोई नहीं बता सकता है, बिकॉज इसमें काफ़ी इंटरनेशनल फैक्टर है जो इंडिया में किसी के कंट्रोल में नहीं है, किसी के कंट्रोल में नहीं। पर मेरे को लगता है वी हैव सीन द वर्स्ट, अभी वी आर गोइंग इन फॉर इम्प्रूवमेंट एज रिगार्ड्स द फ्यूल प्राइसेस आर कंसर्न, एग्री कॉमोडिटी प्राइसेस आर कंसर्न, पैकेजिंग मटेरियल प्राइसेस आर कमिंग, और आई थिंक काफ़ी दाम है घटेंगे एज वी गो फर्दर। जी, एक और व्यू लेते हैं अतुल जोशी जी का। अतुल जोशी जी, इस पूरी सिचुएशन पे आपका व्यू चाहिए मुझे। साथ ही हम अगर इन्फ्लेशन कम करने के लिए ब्याज दरें बढ़ा रहे हैं तो उसकी कीमत क्या है? जी, सबसे पहली बात तो यह है कि ये इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन है, हर कोई मानता है। ये सप्लाई साइड का इन्फ्लेशन शॉक है, और इसको अगर हम देखें कि जैसे जो फूड प्राइस है उसमें अगर हम एडिबल ऑयल देखते हैं तो लगभग पाम ऑयल और सोयाबीन ऑयल की प्राइसेस 20% कम हो चुकी है।
अगर हम देखें व्हीट एंड राइस, तो उसकी प्राइस भी इंटरनेशनल मार्केट में 20% कम हो चुकी है। आयरन और कॉपर, उसकी प्राइस कम हो चुकी है। हम जिसका सबसे ज्यादा यूज करते हैं वो यूरिया फर्टिलाइजर है, उसकी प्राइस 5% कम हो चुकी है। ऑयल की प्राइस कम हो चुकी है, लेकिन नेचुरल गैस की प्राइस लगभग 60% बढ़ी है। जिसका कारण आपने जो पूछा था अभी कि पीएनजी और सीएनजी के भाव क्यों बढ़ रहे हैं, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में उसकी प्राइस लगभग 55 टू 60% बढ़ी है। तो ये इंपोर्टेड इन्फ्लेशन को रेट इंक्रीज करने से हम कंट्रोल में नहीं कर पाएंगे। जो हमारा रीडिंग आ रहा है, सब सिक्वेंशियल रीडिंग जो आ रहा है जिसमें कम दिख रहा है सीपीआई, वो उसका कारण यही है कि इंटरनेशनल मार्केट में प्राइस कम हो रही है। और ये ट्रेंड जो है इंटरनेशनल प्राइसेस कम होने का, वो मेरे ख्याल से कंटिन्यू रहेगा, चाहे आरबीआई रेट बढ़ाए या नहीं बढ़ाए। इन्फ्लेशन अपने आप कम होते दिखेगा, क्योंकि इंटरनेशनल प्राइसेस में प्रेशर कम हो चुका है, शुगर की प्राइसेस कम हो रही है। सारी एक बार एक चीज अगर आप देखें तो सबकी प्राइस कम हो रही है। ये कॉन्फिडेंस देता है आरबीआई को। लेकिन जो 2-3 रिस्क है उसमें, जैसे कि आरबीआई के गवर्नर ने थोड़ा सा हिंट दिया था, अगर हम मॉनसून की पैटर्न देखें तो हेडलाइन जो नंबर है कि भाई 100% बारिश हो गई, बहुत अच्छा है, सब कुछ भला भला है, ऐसा नहीं है। पूरा ईस्टर्न इंडिया जो है, ईस्टर्न यूपी आप ले लीजिए, झारखंड ले लीजिए, बिहार ले लीजिए, वेस्ट बंगाल, नॉर्थ ईस्ट इंडिया, जहां पर राइस की सोइंग होती है, वहां पे लगभग 13% कम हुई है। ऑल इंडिया लेवल पे अगर हम पैडी की कल्टीवेशन देखें तो 13% कम है। और इसी के कारण आरबीआई ने क्या किया है, जो Q2 का उनका एस्टिमेट है वो उन्होंने 7.1% दिया है, जबकि प्रीवियस पॉलिसी में उन्होंने 7.4% कहा था। वैसे ही Q3 का उन्होंने इन्फ्लेशन टारगेट बढ़ा दिया है, 6.4% किया है, जबकि प्रीवियस पॉलिसी में 6.1% था। अगेन ओवरऑल नंबर तो सेम रहता है पूरे साल के लिए, लेकिन ये जो Q3 का इन्फ्लेशन बढ़ा है उसके 2 कारण मेन है। एक है राइस की जो एरिया अंडर कल्टीवेशन है वो एकदम कम हो चुकी है, 13% बहुत सीरियस नंबर होता है इंडिया के लिए। और दूसरा है व्हीट। ये दोनों की प्राइसेस मेरे ख्याल से बढ़ती दिखाई देंगी, और इसकी वजह से Q3 में थोड़ा इन्फ्लेशन ज्यादा दिख रहा है। लेकिन इसकी इंपैक्ट ग्रोथ के ऊपर मेरे ख्याल से काफी सीरियस पड़ेगी। आरबीआई ने जो भी डेटा दिए हैं वो मेरे ख्याल से हिस्टोरिकल डेटा करके हम उसको इग्नोर कर सकते हैं। जैसे कि उन्होंने कहा कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, तो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन उन्होंने कहा कि 77-78% हो चुका है, लेकिन वो तो Q1 का नंबर है, कैलेंडर ईयर 22 का Q1 का नंबर है। तब तक तो कोई रेट इंक्रीज नहीं था, ना तो वॉर थी ना कुछ था। तो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन अब जो नंबर्स आएंगे अगले महीनों में, वो डिटरमाइन करेंगे अपनी जीडीपी के ऊपर क्या इंपैक्ट होगा। इसको दूसरे तरीके से हम देखते हैं तो मान लीजिए कि जो पर्सनल लोन्स हैं इंडिविजुअल के नाम पे, लगभग हम बैंक्स, एनबीएफसी और एमएफआई, ये 3 जो मेजर लेंडिंग एंटिटीज हैं इंडिविजुअल्स को जो लोन देती हैं, उसका ब्रॉडली एक मोटा मोटी नंबर देखे तो 33 करोड़ लोगों ने ये लोन्स ली हैं। जैसे ही रेट इंक्रीज होता है उनकी डिस्पोजेबल इनकम कम होती जाएगी, और उसकी वजह से कंजम्पशन काफी कंस्ट्रेंट हो जाएगा। और ये इसके जो इंपैक्ट होगी जीडीपी के ऊपर, मेरे ख्याल से अगली 2 पॉलिसी में हम देखेंगे कि आरबीआई गवर्नर कहेंगे कि जीडीपी 7% के नीचे आ जाएगा। हमारा अनुमान है 6.8 और 7% के बीच में जीडीपी ग्रोथ आ जाएगा। दूसरी बात, कैपिटल एक्सपेंडिचर जो 7 लाख करोड़ का है, उसमें कोई फ्रंट लोडिंग नहीं हो रही है। जो आरबीआई ने गवर्नर ने कहा कि गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर ठीक है, ये है वो है, नहीं, फ्रंट लोडिंग कहीं नहीं हुई है कैपिटल एक्सपेंडिचर की। गवर्नमेंट भी संभाल के चल रही है कि अगर जरूरत पड़ी तो कैपिटल एक्सपेंडिचर वो कट करेंगे, फिस्कल डेफिसिट को मैनेज करने की ट्राई करेंगे, लेकिन फिस्कल डेफिसिट 20 to 30 बेसिस पॉइंट वाइडन होते हुए अपने को दिखेगा। बट इसकी अनाउंसमेंट मेरे ख्याल से धीरे धीरे होगी। सो इफेक्ट ये है कि इन्फ्लेशन अपने आप नीचे आएगा। आरबीआई का रेट इंक्रीज वो मेरे ख्याल से डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट के लिए भी हमने भी कुछ किया, लेकिन इंटरनेशनल प्राइसिंग जैसे कम होगी, इन्फ्लेशन कम होगा, जीडीपी कम होगा, और मेरे ख्याल से फिस्कल डेफिसिट बढ़ेगी। फिस्कल डेफिसिट बढ़ेगी। और कई सारे पॉइंट्स आपने जो रखे हैं उसमें 1-2 पॉइंट मैं भी जोड़ता हूँ। आपने जो पैडी का बताया कि 13% गिरा है। मेटल का ही एक उदाहरण लेते हैं। कॉपर अपने लाइफ हाई से 40% नीचे आया है, लेकिन अभी भी वो प्री पैंडेमिक से 40% ऊपर है। तो हम कहाँ से कैलकुलेट कर रहे हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है।
कि किस जगह से हमने उस नंबर का रेफरेंस ले लिया। हिस्टोरिकल डेटा सुनने में बहुत अच्छा लगता है, बड़ा ग्रॉस दिखता है, लेकिन क्या दरअसल वो उतना ही है क्या? और अगर इतनी ही अच्छी पिक्चर थी तो हमने ब्याज दर बढ़ाया क्यों? स्किप कर देते एक बार। लेकिन बाजार खुश है प्रकाश सर, बाजार ने इस बात को डिस्काउंट कर लिया है, भरोसे का कारण क्या है? नीरज भाई, जो आरबीआई ने पहल की, जो पहले मई में एक झटका दे के आउट ऑफ टर्न जो जिसको कहते हैं इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की प्रक्रिया शुरू की, आरंभ किया उसका, और आज का जो अनुपात था कि भाई 50 बेसिस पॉइंट आया, 35 या 25 या जो भी लोगों की उम्मीद थी उससे थोड़ा ज्यादा लगते हुए, बाजार इसको ये रीड कर रहा है कि आरबीआई ने मौका जो है उसका फायदा उठाया कि हमारे यहाँ पे ग्रोथ को रिस्क पे रखे बिना इंटरेस्ट रेट्स अगर इस स्टेज पे बढ़ जाते हैं और इन्फ्लेशन काबू में आना शुरू हो जाता है, और जैसे फिरोज भाई भी कह रहे थे कि ग्लोबली, और जोशी साहब ने भी समझाया कि इंटरनेशनली अगर इन्फ्लेशन धीरे धीरे घटना शुरू होता है तो आपके पास ग्रोथ की तरफ फोकस करने का समय जो है सही समय पे आप उसकी तरफ देख पाएंगे, क्योंकि आप फायर फाइटिंग नहीं करेंगे। अगर आज 25 या 35 बेसिस पॉइंट ही करके रखते और बाद में आगे चल के फिर करना पड़ता, तो वो परिस्थिति ऐसी हो जाती कि ग्रोथ भी कॉम्प्रोमाइज हो जाता और आपको इंटरेस्ट रेट भी बढ़ा के इन्फ्लेशन को काबू करने की या कोशिश जो है वो बढ़ानी पड़ती। तो मार्केट को ये जो अप्रोच है, जो ना बिल्कुल हॉकिश भी गिना जाएगा ना बिल्कुल डविश गिना जाएगा, और एक और चीज जो मार्केट को पसंद आई, वो आपने देखा होगा, मार्केट में एक डिप आया था जब 50 बेसिस पॉइंट चुना, तो एक तो मतलब थोड़ी धड़कन बढ़ गई, लेकिन उसके बाद जो उन्होंने कहा कि लिक्विडिटी का जो एस्पेक्ट है उसको हम लिक्विडिटी सिस्टम में रहेगी, और कई आंकड़े ऐसे उन्होंने बताए जिसकी वजह से मार्केट को ये जरूर लग रहा है कि परिस्थिति ऐसी खराब हमारे यहाँ नहीं है जितनी ये इंपोर्टेड इन्फ्लेशन का नजरिया देखते हुए हो रही है। जो बाहर के देशों से आना है, जो हमारा ओरिएंटेशन बाहर क्रूड का या बाकी चीजों का जो है, उसमें आपको ज्यादा मार पड़ रहा है। घरेलू खपत में अगर कोई आज आएगी तो मुझे लगता है वो थोड़ी सी डिस्क्रिशनरी प्रोडक्ट्स पे या कंजम्पशन पे आ सकती है, जहां पे आदमी के पास विकल्प है लेकिन फिर भी खर्च रहे हैं, और कई चीज होती है जहां खर्चा आप कम कर ही नहीं सकते, घटा नहीं सकते, जैसे एजुकेशन हो गया या मेडिकल एक्सपेंस हो गया या इलेक्ट्रिसिटी हो गया। बट आपके पास जो डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन का है, होता ये है नीरज भाई, आप देखिए, और ये जितने सर्विसेज प्री पैंडेमिक जो थमे हुए थे, जो रुके हुए, जहाँ पे थोड़ी बहुत रोक टोक आई थी, स्लो डाउन आया था, पिक्चर देखना जाना, होटलों में जाके खाना वाना खाना, रुकना, सैर सपाटे के लिए जाना, एयरलाइंस की टिकट, हर जगह आपको दिख रहा है। तो इसकी वजह से जो वर्ग है वो अलग इसको कंज्यूम करने लगा, और हमारी कैपेसिटी तो यूज हो ही रही है। तो जो मिडिल क्लास, लो मिडिल क्लास वाला सेगमेंट था, उसकी जगह ये मिडिल क्लास वाला सेगमेंट अब यूज कर रहा है। लेकिन कंपनीज पे कोई आंच नहीं आएगी, और मार्केट को पसंद ये आया कि भाई कहीं ना कहीं जो ग्रोथ शुरू हुआ है, जो ग्रोथ की एक महज वो अनुमान लगना शुरू हुआ है कि अब आगे चल के ग्रोथ पिकअप होगी थर्ड फोर्थ क्वार्टर तक, फेस्टिव सीजन के आते आते वो कायम रहेगा। इसलिए मार्केट ने इस 50 बेसिस पॉइंट को अपने उस जिसको कहते हैं टेक इट इन योर स्ट्राइड वाला था मामला, और कोई घबराहट महसूस नहीं। वैसे भी के शेप रिकवरी अगर हो ही रही है तो मार्केट को चिंता किस बात की है? फिरोज सर, इंडस्ट्री को ब्याज दर बढ़ने की क्या चिंता है क्या? एक दूसरा, डिमांड साइड में अभी हम लोग काफ़ी चर्चा कर रहे हैं, लेकिन जो दिखता है कि चूँकि एम्प्लॉयमेंट रेट नहीं अच्छा हुआ, अपने अभी जॉब क्रिएशन उतना हुआ नहीं है, तो जो नंबर्स में हम लोग देखते हैं कि टू व्हीलर की सेल नहीं बढ़ रही है, 3-4-5 लाख रुपए वाली कार की मांग नहीं बढ़ रही है, 15 लाख से ऊपर बढ़ रही है। तो एक बड़ा सेगमेंट जो है अभी भी, ये इवन गवर्नर साहब ने माना कि रूरल डिमांड अभी उतनी ज़्यादा पिकअप नहीं कर पा रही, अर्बन में ज़्यादा पिकअप है। तो क्या इंडस्ट्री कंफर्ट जोन में है? क्योंकि बार बार ये कहा जा रहा है कि प्री पैंडेमिक वाले लेवल पे हमको कम से कम इंटरेस्ट रेट जाता हुआ दिखता है, और अगर उसको हम रियल टाइम में ट्रांसलेट करें तो होम लोन में लगता है कि 9-10% तक पहुंच जाएगा। कंफर्ट जोन है क्या ये? ऑब्वियसली जो इंडस्ट्री ज़्यादा लेवरेज है, जिन्होंने बहुत से बैंक से फाइनेंस लिए, उनका तो इंटरेस्ट कॉस्ट बढ़ जाएगा, प्रॉफिटेबिलिटी पे डिफरेंट होगा। तो मैंने पहले बोला वो उन्होंने फैक्टर इन कर दिया है प्राइसिंग में, बिकॉज वी आर ऑल सीइंग द वर्ल्ड, सब जगह बढ़ रहे हैं, तो लोगों ने फैक्टर कर दिया है। और अब इंडस्ट्री भी थोड़ी रिस्पॉन्सिबल हो गई है, काफ़ी कंपनियों ने प्री पोस्ट कोविड वर्ल्ड में जो एक्सपोजर कम कर दिया है, तो टू दैट एक्सटेंट पहले से थोड़ा मैच्योरिटी ज़्यादा इंडस्ट्री में आया। पहले मैं मैच्योरिटी इसलिए यूज़ कर रहा हूँ कि एक बार ज़माना था कि भाई आदमी का 100 का टर्नओवर 500 लोन ले रहा था, अब लोग भी समझ गए कि भाई ऐसा नहीं हो पाएगा, और कहीं भाग गए तो अभी पकड़ा जाएंगे।
तो इसीलिए थोड़ा बहुत सीरियसनेस बढ़ गया है। पर सेकंड चीज़ आप ये देखो कि चलो मेरा मेरा लोन था, मैं लेवरेज हूँ, मेरा इंटरेस्ट कॉस्ट बढ़ गया, पर अगर मेरा ग्रोथ है और मैं अगर मेरे कस्टमर से ज़्यादा प्राइस ले सकता हूँ तो ऑलरेडी मेरे प्रॉफिटेबिलिटी में फोकस हो गया, तो मेरा प्रॉफिट तो बढ़ रहा है। क्योंकि मैं जब कंपनियों के रिजल्ट देख रहा हूँ, काफ़ी कंपनियाँ हैं जिनका टॉप लाइन ग्रोथ नहीं है पर पेट ग्रोथ है, प्रॉफिट का ग्रोथ है। उसका मतलब क्या है कि उन लोग ने मैनेज कर दिया अपने आप, और इसीलिए मार्केट अभी धीरे से प्लस की तरफ जा रहा है मेरे हिसाब से। अब जो आपने मेन कंसर्न बताया वो कंसर्न रूरल का है, वो मैं अग्री करता हूँ। वो छोटे टाउनों का है, वो मैं अग्री करता हूँ। और ये जो रूरल इकोनॉमी में एक्चुअल बूस्ट लाना बहुत इंपॉर्टेंट है, और ऐसा बूस्ट ला है कि टू व्हीलर का भी सेल बढ़े, खाली 15 लाख प्लस गाड़ी का नहीं बढ़े, ये बहुत इंपॉर्टेंट। और उसके लिए डिस्कशन के लिए खाली इन्फ्लेशन का डिस्कशन से फ़ायदा नहीं है, ना बैंक का डिस्कशन फ़ायदा है। रूरल की इकोनॉमी को ग्रोथ करने के लिए कैसे ले जाए, कैसे बड़ी कंपनियों का पार्टिसिपेशन रूरल में रहे, कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर ज़्यादा रूरल में ग्रो होवे, हाउ इन बिग कंपनीज कैन वर्क विद फार्मर कोऑपरेटिव्स के भी उनके साथ पार्टनरशिप बना के उनके प्रोडक्ट को ज़्यादा डबलिंग द इनका इनकम करे। लकीली ये बार रेंज ज़्यादा अच्छा है, मानसून के इफेक्ट से थोड़ा बहुत रूरल इकोनॉमी में फ़ायदा होगा। पर मेरे हिसाब से रूरल इकोनॉमी का ग्रोथ इंडस्ट्री और गवर्नमेंट का मेन फोकस होना चाहिए, और ये करने के लिए काफ़ी रिफॉर्म जो पेंडिंग है इसकी ज़रूर है। और मेरा हमेशा मानना है कि जो लार्ज स्केल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट है वो रूरल की तरफ ले जाने की ज़रूरत है। और वेन एवर कंपनीज को कोई भी बेनिफिट देवे, आज काफ़ी कंपनियाँ FDI लेके आ रही है, वो ला रही है, वो आता है कॉल फ्रंट एंड में ला रही है कि भैया हम कंज्यूमर साइड में ला रही है। उनको कंपलसरी किया जाए कि भाई आप 100 रुपया FDI ला रहे हो तो एटलीस्ट 40% आप रूरल में भी डालो। आप अगर ऐप बना के ग्रोसरी बेचना चाहते हो और करोड़ों रुपया ला रहे हो तो आप एक्स अमाउंट इंफ्रास्ट्रक्चर डालो कि भाई वहाँ से रूरल में भी वहाँ से वो फ्रेश फ्रूट हो गए कुछ आ सके। तो फ़ायदा क्या होगा, अगर हमारा पैसा रूरल में लगेगा, वहाँ इन्वेस्टमेंट लगेगा, एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा, और फार्मर का और रूरल इकोनॉमी का सीधा सीधा फ़ायदा हो जाएगा। ये आपने जो बात रखी ना, हाँ, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। मुझे लगता है कि एक और बहुत ही बड़ी फिलोसफिकल डिबेट है कि रियल बिजनेस के बजाय मिडिल बिजनेसेस या मिडिल मैन बिजनेसेस या डेरिवेटिव बिजनेस में ज़्यादा सभ्य तरीके से कहना पसंद करूंगा, जिस पे बहुत ज़्यादा ग्रोथ है। अब जैसे जो डिलीवरी कंपनी है, क्या क्या इनका योगदान है, कंट्रीब्यूशन है, क्या कैपिटल फॉर्मेशन करी? कुछ नहीं, इनसे लिया, उनके लिए बीच का एक मार्जिन लिया। ये आज चला पूछ लिया नहीं, ये मैं ये कह रहा हूँ सर, जो आपने क्वेश्चन रखा ना, ये मेरे मेरा ही पॉइंट है, और हाँ, आप जानना चाहते हो तो मैं थोड़ा ज्यादा उस पर फोकस करता हूँ। हाँ बताइए ना सर। मेरे को नाम नहीं देना है आपकी। हाँ, नाम भी नहीं लूँ, मैं भी नहीं ले रहा हूँ। कोई भी एग्रीगेटर है और नाम नहीं लेता। अब आज कोई भी एग्रीगेटर है, आजकल सबसे बड़ा जो बिजनेस हो रहा है वो ऐप का बिजनेस हो रहा है। उसमें जो भी एग्रीगेटर है वो चलो बहुत सा पैसा लगा रहे हैं, हार्डवेयर में लगा रहे हैं, लॉजिस्टिक में लगा रहे हैं, सिटी में पाँव पहुंचे, पर मैंने देखा है कि वो पैसा अभी तक रूरल में नहीं लगा रहा है। हमको ऐसा करना चाहिए कि कैसे वो पैसे रूरल में लगे कि रूरल इकोनॉमी का सीधा सीधा फायदा हो। और यही एक पूरा फिलोसॉफिकल डिबेट है कि आपने राइट बोला है कि भाई उस कैसे रूरल इकोनॉमी को बढ़ाए, उसके लिए कैपिटल लगाना पड़ेगा। और खाली एक चीज़ पक्का है, गवर्नमेंट कैपिटल से नहीं होगा, प्राइवेट कैपिटल लगा है। जहाँ ही प्राइवेट, आप एविएशन देख लो, आप कहीं भी देख लो, जब तक प्राइवेट कैपिटल नहीं लेगा, कौन से एग्जाम्पल है, तो जब तक कैपिटल लेगा तब तक वो जो अपने को रिपल इफेक्ट चाहिए इकोनॉमी वो नहीं आएगा। और वो इसको ले जाने के लिए देयर हैज टू बी सम इंसेंटिव्स और देयर हैज टू बी सम रिफॉर्म कि नहीं आप भी लगाओगे चलेगा। तो ये दोनों की इंपॉर्टेंस है मेरे हिसाब से। जी बिल्कुल सही कहा। ये शर्मा जी, ये बात जो अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे, ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि जो रियल इकोनॉमी में या ब्रिक एंड मोर्टार में होना चाहिए, जहाँ पे रियल जॉब क्रिएशन होते हैं। अभी देखिए फ्लेयर अप हो जाते हैं 2 मिनट, ओवरनाइट कंपनियां पता नहीं चलती कहाँ चली गई। जिस तरह के बिजनेस मॉडल पे हम लोग बहुत ज़्यादा उत्साहित हो जाते हैं। अब आप 2 लोगों के स्टेटमेंट सुनिए। जैसे मेहता साहब है, संजीव मेहता जी है, HUL के चेयरमैन, वो तो ऐसा स्टेटमेंट दे के गया कि बहुत अभूतपूर्व स्थिति है इन्फ्लेशन की, क्योंकि उसकी वजह से बहुत ज़्यादा चीज़ें घूम फिर के वहीं पे स्टिल हो गई। ग्रामेज कम करके बेचना पड़ रहा है, वॉल्यूम ग्रोथ नहीं आ रही है। कितनी बार आप हाइक लेंगे? मैं रोज़ कम से कम 2 कंपनियों के मैनेजमेंट से बात करता हूँ नतीजों के बाद, सब यही कहते हैं कि मैं इतनी प्राइस हाइक ले चुका हूँ, अभी और कितनी बार लेना पड़ेगा पता ही नहीं है। तो प्राइस हाइक लेने की भी एक लिमिट है, और वो आप लगातार नहीं ले सकते क्योंकि फिर डिमांड नहीं रहेगी ना आपकी।
तो मेरा पॉइंट यहाँ पे है कि क्या इंडस्ट्री के लिए कंफर्ट जोन बनता जा रहा है, या हम सिर्फ बड़े बड़े नंबर देख के खुश हो जाते हैं कि 7% ग्रोथ। अभी IMF ने घटाया, हमने क्यों नहीं घटाया? हमको किस बात पे यकीन है कि 7% सुपरमाई ग्रोथ होगी? देखिए, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन किया है। मैं यहाँ पे ये बताना चाहूंगा कि लेमन क्राइसिस के बाद जो पोस्ट लेमन इकोनॉमिक्स है वो टोटली चेंज हुआ है, और ज्यादातर जो इकोनॉमीज हैं वो स्पेकुलेटिव मोड में काफी आगे ग्रो की है। आपने देखा होगा कि मार्केट्स जो थी बहुत ही शार्पली रिकवर की थी लेमन क्राइसिस के बाद, और उसके बाद आपने देखा होगा कि स्पेकुलेटिवली बहुत सारे उतराव चढ़ाए आए। कई बार मार्केट्स ने न्यू लो बनाए और कई बार न्यू हाइस बनाए हैं पीछे के 10 वर्षों में, जो पहले कभी नहीं हुआ था। तो इस टाइम पे जो सबसे बड़ी जरूरत है, जैसे कि मेरे से पहले जो प्रवक्ता हैं बात कर रहे थे कि जो रूरल इकोनॉमी है उसमें ज्यादा इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, ये बात बिल्कुल सही है। क्योंकि अगर हम अपना नंबर्स के ऊपर जाएं, अगर हम कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर जाएं, तो जो हमारा ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन है पर्टिकुलरली इन दी रूरल एरियाज, पर्टिकुलरली इन दी एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर, उसमें बहुत ज्यादा डिक्लाइन आया है। पहले वो लगभग कोई 18% होता था टोटल ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन का, और उसके बाद लेमन क्राइसिस के बाद ये एक बहुत बड़ा बदलाव है कि अभी हम कम होके 8-9% के ऊपर आ गए हैं। कि रूरल इन्वेस्टमेंट्स जो हैं, सरकारी इन्वेस्टमेंट जो है, पब्लिक इन्वेस्टमेंट्स रूरल एरियाज में बहुत कम हुई है। और भले ही सरकार ने पीछे 2 वर्षों से फोकस किया है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट है, वो 35% से इंक्रीज किए, फिर दोबारा से उसके ऊपर 35-40% से इंक्रीज किए, लेकिन उसके लिए फ्रंट लोडिंग, जैसे कि अभी पहले बात चल रही थी कि उनका फ्रंट लोडिंग अभी बहुत स्लो है। क्योंकि अभी हमारे पास चैलेंज है, अनसर्टेनिटी है, ग्लोबल अनसर्टेनिटी है और डोमेस्टिक अनसर्टेनिटी है। इकोनॉमीज अभी भी फ्रेजाइल है। अभी हम कोविड से पूरे तौर पे उभरे नहीं है। कोविड बार बार फिर भी हमें दस्तक देता है। कुछ भय अभी भी है, लेबर फोर्स के माइंड में अभी भी कुछ भय है, जो पूर्ण तौर पे अभी फैक्ट्रीज में अपना काम नहीं संभाल पाए हैं। तो अभी हमें बहुत और विचाराधीन और बहुत सारी चीजें लेके आनी पड़ेंगी। सबसे बड़ी बात यह है कि हम प्रैक्टिकली कैसे अपनी जो रिफॉर्म्स हैं जो सरकार ने पिछले 2-3 वर्षों में की है, उनको प्रैक्टिकली कैसे इंप्लीमेंट करें ग्राउंड लेवल पे। सबसे बड़ा प्रश्न तो ये है कि उनका इंप्लीमेंटेशन कैसे हो। सरकार ने रिफॉर्म्स की, सरकार ने बहुत सारी इंडिजीनियस प्रोडक्शन के लिए बढ़ावा दिया, सरकार ने डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में बहुत ज्यादा बढ़ावा दिया कि डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में हम अपना प्रोडक्शन करें, जिससे कि बहुत ज्यादा एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो सकती है। लेकिन उसमें भी बहुत सारे चैलेंजेस हैं। कई बार टेंडर प्रोसेस में न्यू कमर्स आ ही नहीं पाते हैं, उसके लिए स्ट्रिंजेंट नॉर्म्स आ जाती हैं। और दूसरा जो लेबर कोड्स हैं, लेबर कोड सरकार सामने लेके आई, सरकार ने बहुत सारी रिफॉर्म्स की, सरकार ने रिफॉर्म्स अनाउंस की, लेकिन उसके नोटिफिकेशंस ज्यादातर जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं उनकी तरफ से नहीं अभी आए हैं। वो इम्प्लीमेंटेशन पार्ट अभी भी अधूरा है। तो अगर रिफॉर्म्स अनाउंस होती हैं तो वो इम्प्लीमेंट नहीं होती, तो उनका भरपूर नतीजा नहीं मिल पाता। तो पहले तो देयर मस्ट बी अ सिंक्रोनाइजेशन बिटवीन द पॉलिसीज अनाउंस्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड अडॉप्शन बाय द स्टेट गवर्नमेंट। तो सिंक्रोनाइजेशन एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो कि हमारे जो रिफॉर्म्स हैं उनको इम्प्लीमेंट करेगा और उनके भरपूर नतीजे जो है जनता को मिलेंगे। और तीसरा, जैसे मैं पहले बता रहा था कि सिंक्रोनाइजेशन, जो आरबीआई ने पॉलिसीज अनाउंस की, पहले आरबीआई ने बहुत सारे रेट कट किए, वो पूर्ण तौर पे इंप्लीमेंट नहीं हुए थे। लेकिन अब वापस जब आरबीआई ने बढ़ाना शुरू किया तो बैंक्स ने अपने ब्याज की दर बहुत तेजी से बढ़ाई है, जिसका कि सीधा एक नी जर्क रिएक्शन जो है वो कंज्यूमर के ऊपर आता है। कंज्यूमर का जो एक सेंटीमेंट है वो बहुत इंपैक्ट होता है, जबकि बिजनेसेस में एक रैशनल एक्सपेक्टेशन होती है। जब वो उनको पता है कि आगे ब्याज की दर बढ़ने वाली है, देन दे एडजस्ट देयर बिजनेसेस अकॉर्डिंग टू द एक्सपेक्टेशंस। लेकिन जो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है, जिनको पता नहीं है कि इसके होने से अभी आने वाले टाइम में क्या होने वाला है, 2-3 महीने में हम जो डिमांड फॉर क्रेडिट कर रहे हैं वो हमें नहीं मिलेगा, हमारा जो वेज है वो उतना नहीं मिल पाएगा, हमें रोजगार को भी खतरा हो सकता है, तो उनके लिए एक बड़ा शॉक होता है, जिससे कि डिमांड बड़े तेजी से इंपैक्ट होती है। तो हमें उस चीज को मद्देनजर रखते हुए काफी ऐसे प्रयास करने चाहिए कि हम जो अनाउंस करते हैं सबसे पहले उसको इंप्लीमेंट करें। जो स्टेट गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं, दोज मस्ट बी जी शर्मा जी, ये तो एक हमारी बड़ी ट्रेडिशनल समस्या है कि इम्प्लीमेंट नहीं हो पाती। और इवन आप देखिए पिछले 2 सालों में डाइवेस्टमेंट का टारगेट भी हम लोग अचीव नहीं कर पाए, बहुत ही पिछड़ गए। बहुत सारे प्लान तो अब ठंडे बस्ते में चले गए। अतुल जोशी जी, क्या लोगों के हाथ में पैसे आ रहे हैं क्या? इसको थोड़ा मैं कॉन्टेक्स्ट में रख देता हूँ तो आप फिर जवाब दीजिएगा।
जब कोविड के दौरान आया तो बहुत बुरी स्थिति हुई सारे लोगों के सामने और ब्याज दर घटाए गए, तो ऐसा लगा कि थोड़ी सी ईज ऑफ डूइंग होगा, लेकिन परिस्थिति में कोई बदलाव नहीं हुआ और अब हम हायर ट्रैजेक्टरी में चले गए। जॉब क्रिएशन हो नहीं रहा है, लोगों की सैलरी जो कट हुई अभी पूरी तरीके से रिस्टोर नहीं हुए हैं। तो जो मैं बार बार घुमा के आप लोगों को लाने की कोशिश कर रहा हूँ कि उस रियल क्वेश्चन को क्या हम इकोनॉमी के तौर पे आरबीआई सरकार एड्रेस हो रहा है क्या, कि लोगों के हाथ में डिस्क्रिशनरी इनकम है क्या। इस नंबर को मैं कैसे इग्नोर करूँ कि टू व्हीलर नहीं बिक रहे उतने, मैं इस नंबर को कैसे इग्नोर करूँ कि 15 लाख की गाड़ी बिक रही है, मैं इस नंबर को कैसे मान लूँ कि बहुत जगहों पे आप घर से निकलते ही आपके बाद महंगाई का असर पड़ने लगता है। ये नंबर्स दिख रहे हैं रियल एस्टेट के, आप मंथ ऑन मंथ नंबर देखिए, सेल गिर रही है, कैसे आप इग्नोर कर सकते हैं नंबर को। देखिए 2-3 चीजें इसमें है। अगर हम देखें कि जो रूरल है और अर्बन पुअर जिसको कह सकते हैं कि जिनकी सैलरी 50,000 से कम हो, उनके लिए ये बहुत ही बड़ी समस्या थी, है और मेरे ख्याल से रहेगी या ज्यादा बढ़ेगी। जैसे कि काफी लोगों ने, अगर हम सिर्फ गोल्ड लोन कंपनीज की अगर हम ग्रोथ देखें तो कोविड के दरमियान और उसके बाद उनकी लोन बुक काफी बढ़ चुकी है। तो लोग खुश होते हैं कि चलो भाई ये कंपनी की ग्रोथ हो गई है, लेकिन जो सोशल समस्या उसके पीछे छुपी हुई है वो ये है कि लोग अपना घर का सोना निकाल के किसी बैंक को देके उसके सामने ब्याज पे कर रहे हैं। तो ये कोई बहुत अच्छी सी चीज नहीं है सोसाइटी के हिसाब से। जो आपने बताया बहुत ही करेक्ट सवाल है आपका कि लोगों की जो समस्या है वो गोल्ड लोन की आप ग्रोथ देखें तो उसमें दिख रही है। वैसे ही लोगों ने जो पर्सनल लोन्स लिए हैं, आप देखिए पर्सनल लोन्स काफी बढ़ रही है, तो ये भी कोई अच्छी चीज नहीं है। रहा सवाल कि जब अपन देख रहे हैं कि हाउसिंग लोन्स बढ़ रही है और व्हीकल्स की सेल्स बढ़ रही है, तो ये जो बढ़ रही है वो मेरे ख्याल से मेट्रोज में ज्यादा बढ़ रही है, जहां पर लोगों की सेविंग्स, आप मान लीजिए कि सैलरी में कट हुआ था, लेकिन एट द सेम टाइम काफी कुछ उन्होंने जो प्रीवियस बचा के रखा था, लोग अभी ये कह रहे हैं कि चलो अपना घर ले लेते हैं, लोन का हफ्ता भरने से तो अच्छा है कि हम थोड़ा दूर चले जाएं, शहर के बीच में रहने के बदले। तो आप देखिए जैसे बंबई शहर है, तो बोरीवली से आगे वसई विरार तक की जो प्रॉपर्टीज है उनके दाम काफी बढ़ रहे हैं परसेंटेज टर्म्स में। तो लोग क्या करें, घर खरीद ले लेकिन शहर से दूर जा रहे हैं। तो ऐसे हम देख सकते हैं, अगर ज्यादा उसको एनालाइज करें तो जब रहा सवाल एसयूवीज का या 15 लाख प्लस की जो गाड़ियां हैं, तो मेरे ख्याल से लोग ये भी कह रहे हैं कि चलो अभी जिंदगी का क्या भरोसा, खर्च लेते हैं। तो आप देखिए फॉरेन टूरिस्ट काफी गए, इंडिया से अनप्रेसिडेंटेड नंबर टूरिस्ट आज की तारीख में आउट ऑफ इंडिया गए हैं। वैसे ही लग्जरी कार्स जो है उसकी परसेंटेज बढ़ रही है। तो वो एक दोनों को तरफ से आप देखें तो जो पुअर है वो मेरे ख्याल से ज्यादा पुअर हुआ है, जिसका रिफ्लेक्शन पर्सनल लोन्स और गोल्ड लोन्स में दिखाई दे रहा है। जो पैसे वाले हैं, धनवान है या जो हायर मिडिल इनकम ग्रुप है, उन्होंने सोच लिया कि भाई अभी क्या जिंदगी का भरोसा, ये तो घड़ी घड़ी आते रहता है, पिछले 4 साल में 3 बार आ चुका है, तो खर्चा कर लेते हैं। ट्रैवलिंग है, कार्स है, घर है, तो ये सारी मेरे ख्याल से मिक्स्ड रिएक्शंस आपको दिखने रही है। बिल्कुल सही कहा आपने। भी कुछ दिन पहले एक नई स्कॉर्पियन लॉन्च हुई, 1 घंटे के अंदर 1 लाख गाड़ी बुक हो गई, ऐसे नंबर्स फ्लैशेस हुए। तो बहुत लोग मीम बना लिए, कहाँ है मंदी, कहाँ है दिक्कत, बताइए, इतनी गाड़ियाँ बिक रही हैं। लेकिन उसकी डिटेलिंग में आप जाएंगे तो आपको पता लगेगा कि मंदी कहाँ है। 20 लाख की गाड़ी बुक हो रही हैं, ये अपने आप में एक सवाल बनता है कि इस पर डिस्कस होना चाहिए। लेकिन प्रकाश सर, फैक्ट्री इन्फ्लेशन है 15% और सीपीआई है 7। कंपनियों के रिजल्ट आप देखिए, सब अपने मार्जिन पे हेड ले रहे हैं बुरी तरीके से, तो कभी ना कभी तो पास ऑन करेंगे ना वो, तो ये महंगाई फिर ऊपर आएगी। आप लीजिए, आप दीजिए, कोई तो देगा। इतना बड़ा गैप कैसे मेंटेन करेंगे आप? नहीं, एब्सोल्युटली। देखिए आज प्राइस हाइक ना लेने का कारण ये है एफएमसीजी कंपनीज के लिए या कई कंजम्पशन प्रोडक्ट्स कैटेगरी में कि आपने अभी पिछले, अब जैसे डाबर के मैनेजमेंट से आज आपकी बातचीत हो रही थी अर्निंग्स के बाद, तो ऑलरेडी ले चुके हैं। वो कितनी बार लेंगे? 2 महीने में 2 ले चुके, 3 महीने में 2 बार आ चुकी है, तो अब चौथी थोड़ी आएगी। तो ये जो इशू है, इसकी वजह से वायबिलिटी ऑफ सर्टेन बिजनेसेस जिनका स्केल नहीं है नीरज भाई, वो बहुत बहुत ज्यादा उसमें आ जाती है। और जो जोशी साहब जी जो समझा रहे थे कि
आप मुथूट और मनप्पुरम की परफॉर्मेंस देखिए, इतने महीनों तक कुछ नहीं किया इन्होंने। अब पिछले 3-4 महीने में जैसे ही महंगाई की असर एसएमई सेगमेंट में दिखने लगा, उसमें वापस उनकी लोन बुक बढ़ने लगी। तो लोग जब ये सब करते हैं तो फाइनली कंज्यूमर के उस पे तो आना ही आना है। बट आज ये जो महंगाई का जो अब्जॉर्प्शन का जो प्रोसेस है, ये सारी सप्लाई चेन में ब्रेकडाउन हो रहा है, रॉ मटेरियल प्रोड्यूसर से लेके एंड कंज्यूमर तक। तो जहां जहां आप पास ऑन कर सकते हैं वहां हो रहा है। तो इसका टिकरा कहीं ना कहीं तो किसके मत्थे तो डालना ही है। लेकिन फाइनली ये आपको दिखेगा ग्रेजुअली होते हुए, इसलिए इतना शार्प नहीं दिखता, इसलिए अब्जॉर्ब जो हो जाता है। और जहां तक सवाल रहा कि जो कंजम्पशन में प्राइस पॉइंट सेंसिटिव मार्केट हमारा इतना रहा है, तो उसमें देखिए टाइटन की ज्वेलरी के सेल्स में तो कहीं आंच ही नहीं आई। या आपने जो उदाहरण दिया, स्कॉर्पियो की बुकिंग इतनी सारी हो गई, 20 लाख की गाड़ी बिक रही है, 4 लाख वाली नहीं बिक रही है, या 1.5 लाख वाली या 1.25 लाख वाली बाइक नहीं बिक रही है। सो इश्यूज कहाँ आ रहे हैं? इश्यूज आ रहे हैं इन द बॉटम ऑफ द पिरामिड और द ब्रॉड बेस्ड कंजम्पशन। तो आपकी वैसी वाली कंपनीज में मार पड़ना बहुत जल्द दिखेगा आपको। और यहाँ तक कि कई एफएमसीजी कंपनीज जो स्केल नहीं कर पा रही है, रॉ मटेरियल अब्जॉर्प्शन जैसे प्राइस हाइक्स जो नहीं कर पा रही है पास ऑन, वहां पे आपको उनको वायबिलिटी इतनी कम हो जाएगी कि वो शायद कई लाइंस बंद करके बैठा देंगे। तो वो स्टेज भी आएगी। बट आई थिंक इट्स ऑल टेम्पररी। ये अनुमान ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं जो 2 साल में हमने जो बेल्ट टाइटनिंग का एक्सपोजर लिया है, एक्सपीरियंस लिया है या सिखाई है, हम लोग ने लर्निंग जो ली है, उसका फायदा हो रहा है कि टॉप लाइन ग्रो नहीं हो रही, रेवेन्यू में ग्रोथ नहीं है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हम लोग बॉटम लाइन के ऊपर फोकस रखा, कंपनीज ने मैनेज कर लिया। वो इसलिए कि कॉस्ट कंट्रोल अच्छी खासी हो चुकी है। लेकिन जैसे जैसे आपको वेज इन्फ्लेशन और रॉ मटेरियल इन्फ्लेशन फाइनली फैक्टर इन करेंगे, तो ये कंपनीज में मार पड़ेगा। इसीलिए हम लोग क्या देख रहे हैं, हम लोग किस चीजों पे फोकस कर रहे हैं जहां सरकार पहल कर सकती है स्पेंडिंग की, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, हाउसिंग रिलेटेड हो, सीमेंट आपने कंपनीज देखी है एक्सपेंशन हो रहा है। तो यू विल हैव टू चूज योर सेक्टर्स वेरी वेल, क्योंकि कई सेक्टर्स जो इंसुलेटेड रह सकते हैं, बैंकिंग फॉर एग्जाम्पल है, जब पैसे कम होते हैं तो मैं आपको बता सकता हूँ, कोई भी बैंकर से आप पूछिए, जब पैसे कम होते हैं आपके पास तो आप लेंडिंग बड़ी सोच समझ के करते हैं, तो एनपीए क्रिएशन का साइकिल भी काफी सॉफ्ट हो जाता है। सो हार्डनिंग इंटरेस्ट रेट्स इज ऑलवेज ए गुड एनवायरमेंट टू लेंड, और वो प्रॉफिटेबली आप लेंड कर पाते हो, क्योंकि आपकी जो कासा की अगर ग्रोथ ठीक ठाक है, कॉस्ट ऑफ फंड आपने इतनी नहीं बढ़ाई अपनी, और लेंडिंग रेट्स आपके अच्छे खासे बढ़ गए मार्केट की उसके साथ अलाइनमेंट के साथ, तो आपके निम्स इतने इंप्रूव हो जाते हैं। तो बैंकिंग वाले क्षेत्र में या एनबीएफसी में आपको इस टाइप के चाल देखना शुरू होगी। तो कुछ सेक्टर्स हैं जहां पे प्लेसेस तो हाइट जिसको हम कहते हैं, लेकिन बाकी जगह ऑफकोर्स Q2 शायद इतना अच्छा ना हो जितना Q1 निकल चुका है। Q1 में थोड़ी महंगाई की असर कम दिखी नंबर्स में, Q2 में पूरा जो है क्रूड का, मेटल, हर चीज का जो रॉ मटेरियल साइड का जो वो है, खास करके जो एग्री इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट है, वो आपको अच्छा खासा दिख जाएगा। एक छोटा सा ब्रेक लेता हूं। और प्रकाश सर, आपको याद होगा हम लोग जब चर्चा करें तो मैंने कहा कि 1 सितंबर को क्या ब्याज दरें बढ़ेंगी, तो बैंकर साहब ने कहा नहीं, हम तो 15 अगस्त के आसपास ही गिफ्ट देने वाले हैं। तो ये दिखाता है कि एक्चुअली असर है इकॉनमी में और उसका इम्पैक्ट है। मैं तो 15 दिन की रियायत दे रहा था, उनका नहीं, 15 अगस्त को ही हम अलको करेंगे और इसको रिवाइज करेंगे। पीयूष सर, मुझे थोड़ा सा समझाइए, चूँकि आप इस तरह की इंडस्ट्री से काफ़ी जुड़े हुए हैं, जो छोटे छोटे हमारे उद्योग हैं जिनको एसएमईज या एमएसएमईज हम लोग कह लेते हैं, वहाँ क्या हालचाल चल रहे हैं? एमएसएमई में मेरे हिसाब से 2 टाइप के एमएसएमई हैं। एक जो यंगर स्टार्टअप है, अभी गवर्नमेंट ने पूरा आत्मनिर्भर पैकेज दिया था, वो पैकेज के ऊपर एक रजिस्ट्रेशन उद्यम प्लेटफॉर्म पे हुए थे। आप देखोगे करोड़ जैसे हो गए रजिस्ट्रेशन। आप मुद्रा लोन में देखो, मीन्स हजारों लोगों ने मुद्रा लोन ले लिए, और एमएसएमई की जो लोन है वो मेरे हिसाब से कुछ 50% ज़्यादा बढ़ गई। जो लास्ट में देख रहा हूँ कि कुछ 37 लाख करोड़ का एमएसएमई को लोन दिया है। आई थिंक पिछली गवर्नमेंट से सबसे ज़्यादा है। तो उसका मतलब है कि जो न्यू जनरेशन एमएसएमई है वो उसमें ग्रोथ हो रहा है। काफ़ी यंगस्टर्स नए चीज़ें कर रहे हैं, इन्वेंट कर रहे हैं, बड़ी कंपनियाँ उनको कर रही। अब सेकंड जो एमएसएमई है ओल्ड स्टाइल है। अब जो टेक्नोलॉजी उनकी पुरानी है, जो अल्टीमेटली एक पूरे ओल्ड स्टाइल से काम कर रहे हैं, मे बी जीएसटी भरे ना भरे, वो जो भी उनका जो भी लेबर लॉ फॉलो करे नहीं करे, वो जो मैं सेक्टर देख रहा हूँ वो एक स्टेग्नेशन की तरह जा रहा है।
और इसीलिए मैं हम लोग अगर एक्चुअली स्पीकिंग इसका बेस्ट रिया है, कोई डेटा देखने की जरूरत नहीं है। अगर जो ओल्ड इंडस्ट्रियल एस्टेट है, गुजरात में बहुत इंडस्ट्रियल एस्टेट है, एक फिजिकल विजिट करते हुए कि जो ओल्ड थे, चाहे 70 से बने थे, 80 से बने थे, जिनमें ऐसी काफ़ी इंडस्ट्री है जो मॉडर्नाइज नहीं हुई है, वो बंद हो गई है, पार्टियाँ लग गए हैं, वहाँ कुछ भी प्रॉब्लम। और काफ़ी ऐसे नए ग्रोथ हब है, चाहे नई इंडस्ट्री आई हुई है, वहाँ तो चलो जॉब भी नहीं मिल रहे। यहाँ जैसे कि यहाँ सानन इंडस्ट्रियल एस्टेट है, वहाँ तो आदमी आप बोर्ड लगाओ वैकेंसी, तो चौथों को कोई मिलने, कोई रहने के लिए रेडी नहीं है। तो क्योंकि अल्टीमेटली वो काफ़ी वहाँ ग्रोथ बढ़ रहा है। तो मेरा ये मानना ये है कि इसमें कोई गवर्नमेंट और इंडस्ट्री का रोल से, जो इन्वेस्टर है उसका ही रोल है कि ही हैज़ टू नाउ वर्क विद टेक्नोलॉजीज एंड विद आइडियाज़ फॉर ए न्यू इंडिया। अगर वो करेगा तो वहाँ ग्रोथ आएगा। और ये ऑनेस्टली स्पीकिंग आज की तारीख में काफ़ी गवर्नमेंट की स्कीमें हैं जिसमें इंटरेस्ट सबवेंशन मिलता है, कि जिसमें आपको थोड़ा बहुत इंटरेस्ट सब्सिडी भी मिलती है। तो अगर हायर इंटरेस्ट रेट भी हुआ तो भी आपको सब्सिडी मिल सकती है। आज फूड प्रोसेसिंग में अगर आप नबार्ड से डायरेक्ट लोन भी ले सकते हो, अगर मेगा फूड पार्क में आप प्लान लगाते हो तो सब्सिडाइज लोन है। ऑलमोस्ट हर स्टेट में एक इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम है कि अगर आप नया कैपिटल लगाते हो तो इंटरेस्ट सब्सिडी मिलती है। तो मेरे हिसाब से ये जो पूरा डिस्कशन इंटरेस्ट का, उसके लिए ज़्यादा रिलेवेंट नहीं है। जो रिलेवेंट है, क्या प्रोडक्ट है, क्या टेक्नोलॉजी है, वो प्रोडक्ट का इंडिया में डिमांड है, वो प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट में डिमांड है। एक एक्सपोर्ट का मेरे एक थोड़ा आंकड़ा देता हूँ। आज जो मरीन है, जो मरीन का जो एक्सपोर्ट है वो लेटेस्ट से 13-14 में $21 बिलियन था, आज $49 बिलियन हो गए। और ऐसा नहीं है कि ये खाली बड़े लोग ही इन्वॉल्व है ये श्रिम्प एक्सपोर्ट में, छोटे छोटे लोगों भी इन्वॉल्व है। आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ वेरी बिग। तो ये देखो आप, अगर मरीन का अगर एक्सपोर्ट हो सकता है, काफ़ी चीज़ का हो सकता है, पर क्यों हुआ? क्योंकि एक्वा कल्चर हो, कि नई जो टेक्नोलॉजी हो वो अडेप्ट हुआ, गवर्नमेंट ने भी उसको फोकस दिया। आज वर्ल्ड इज़ लुकिंग फॉर ऑल्टरनेट्स फ्रॉम कंट्रीज़ लाइक चाइना, तो लोग चलो इंडिया को ले लेंगे। तो ऐसे काफ़ी सेक्टर है जिसमें अगर एमएसएमई चाहे और अगर फोकस करे, जिसमें वर्ल्ड इज़ लुकिंग इन इंडिया, ये एक्वा कल्चर जैसे, उसमें काफ़ी स्कोप है इंडिया के लिए मेरे हिसाब से। और आई थिंक एमएसएमई का जो नया लेटेस्ट गवर्नमेंट का जो स्कीम आया है, जिसको हम बोलते हैं क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम, कि जिसमें गवर्नमेंट पैसा दे रहा है कोलेट्रल फ्री बिना, वो भी अच्छा। आज आपको घर लगाने की जरूरत नहीं है, कोलेट्रल फ्री लोन मिल रही है, तो आज आप आराम से बैंक पे जाके ले सकते हो। तो मेरे हिसाब से ये सब जो गवर्नमेंट ने फ़ायदे दिए हैं एमएसएमई को, उसको यूज़ करने चाहिए। और वो यूज़ करके आई थिंक यू कैन डेफिनेटली प्लान समथिंग न्यू। एक लेबर की बात करता हूँ, पहले एक प्रॉब्लम था कि मैं भी एमएसएमई हूँ, कैसे 500 लोग ले लूँगा, और 500 ले लूँगा तो मेरे को 500 लोग की सैलरी आएगी। मैं काफ़ी फंक्शनों में जाता हूँ, मैं कहता हूँ भाई आप गवर्नमेंट लीगली फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट पे लो। अभी फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट इज पॉसिबल कि यू कैन हायर 100 पीपल फॉर लेट अस से ओनली 2 years or 1 year and then possibly have a golden handshake. तो डोंट टेक एम्प्लॉइज ऑन फिक्स टर्म। तो क्या होगा, तुम्हारा तो ओवरऑल बंद हो, क्या आई यूज द वर्ड, तुम्हारी लायबिलिटी कम होगी। तो मेरे हिसाब से ऐसे जो गवर्नमेंट की काफी स्कीमें हैं जिनका फायदा उठा सकते हैं, उसको लेना पड़ेगा, टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करना पड़ेगा, और एमएसएमई में ग्रोथ आते देखता हूँ। शर्मा जी, आपके साथ भी बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं और आप लोग भी उनसे फीडबैक लेते हुए हैं। चिंतित हैं वो लोग, खुश हैं वो लोग, कोई शिकायत करते हैं या कोई बहुत अच्छी बात आकर आपको बताते हैं? क्या फीडबैक है उनका? देखिए, फीडबैक ये है कि जो जैसे अभी मेरे से पहले प्रवक्ता बात कर रहे थे कि एमएसएमईज को लिए काफी बहुत सारी स्कीम्स हैं जिनको अवेल किया जा सकता है, फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट सरकार ने अनाउंस की है। तो मैं बताना चाहूंगा कि इनका अवेयरनेस बहुत कम स्प्रेड हुआ है। लोगों को ग्राउंड लेवल पे बहुत सारी चीजें जो सरकार अनाउंस करती है पता नहीं है। हमने भी सरकार को बहुत ज्यादा दरखास्त की है कि आप इन चीजों का अवेयरनेस बढ़ाइए। लोगों को अवेयरनेस नहीं है पॉलिसीज की, उनको और ज्यादा अवेयरनेस स्प्रेड करने की जरूरत है। जैसे कि बहुत सारी स्कीम्स हैं एमएसएमई में, आप इंटरेस्ट सबवेंशन ले सकते हैं, आप अपने जो कोलेटरल फ्री लोन्स हैं उनको ले सकते हैं, लेकिन उसमें दो प्रॉब्लम्स। शर्मा जी, तो लोगों को पता नहीं है, या फिर दूसरे शर्मा जी, मैं डिसेमिनेट करने वाले हैं वो उनको। एसपी शर्मा जी एक मिनट रुकिए। मेरा सवाल ये नहीं है कि क्या वो कर सकते हैं, क्या उनको करना चाहिए और क्या फायदा उठा सकते हैं। इस वक्त स्टेटस रिपोर्ट क्या है उनकी? दुखी है, खुश है, मजे में है? ये है कि लोगों को अभी अनसर्टेनिटी है, लोगों को आगे कैसे बढ़ेगा उनका बिजनेस, उसके लिए बहुत सारे चैलेंजेस हैं। ये ग्राउंड रियलिटी है जिसका
ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का जो हमने बहुत सारा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस किया है, 142 से 63 अंक पे आए हैं, तो वो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस अभी पूरे तौर पे ग्राउंड लेवल पे नहीं आई है। लोगों को अभी भी बहुत सारे चैलेंजेस हैं, जो चैलेंजेस हैं वो माइक्रो लेवल पे हैं, वो फैक्ट्री लेवल पे हैं। भले ही ये मैक्रो लेवल पे बहुत अच्छा दिखाई देता है, लेकिन माइक्रो लेवल पे ग्राउंड रियलिटीज, जो फैक्ट्रीज में जो व्यापारी जो काम कर रहे हैं, जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, उनके लिए क्या चैलेंज है, उनको एक इंस्पेक्टर से लेके बहुत सारे चैलेंजेस अभी आते हैं जिनका उनको अभी भी खामियाजा भुगतना पड़ता है, जिससे कि उनकी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस इंक्रीज होती है। और इसके लिए हमने सरकार को बहुत सारी ग्राउंड रियलिटी रिपोर्ट्स भी दी हैं, जिनके ऊपर सरकार बहुत भले से विचार कर रही है और इंप्लीमेंट भी कर रही है। सरकार ने सिंगल विंडो सिस्टम को इंप्लीमेंट किया है, लेकिन वो सिंगल विंडो सिस्टम आगे कितना खरा उतरता है, कितना लोग उसको अडॉप्ट करते हैं, कितने लोगों में उसकी अवेयरनेस फैलती है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि वो कितना और ज्यादा सक्सेसफुल होता है। लेकिन अभी इंप्रूवमेंट जरूर हुई है, पिछले 7 वर्षों में बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट हुई है, पिछले 2-3 वर्षों में बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट हुई है, लेकिन अभी भी चैलेंजेस बहुत हैं। एक तो अनसर्टेनिटी जो ग्लोबल एनवायरनमेंट की वजह से पैदा हुई है, जो जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट्स ने पैदा की है, और दूसरा जो कमोडिटी प्राइसेस हैं उनकी तरफ से आई है, और तीसरा जो अभी भी फैक्ट्री लेवल पे, माइक्रो लेवल पे जो छोटे व्यापारी फेस कर रहे हैं जिन दिक्कतों को, उनको अभी और एड्रेस करने की जरूरत है, तभी ज्यादा रोजगार पैदा होगा। 6 करोड़ से ज्यादा एमएसएमईज हैं इंडिया में। अगर हम उनको अगर एक एमएसएमई एक लोगों को भी रोजगार दे देती है तो 6 करोड़ लोगों को रोजगार मिल सकता है, अगर हम उनकी समस्याओं को भले से मतलब कि पुरानी कहानी अभी भी चल रही है, फिर वही कहानी चल रही है, डेजावू है, वही कहानी चल रही है। भले ही हमने किताबों में बहुत रिफॉर्म्स कर दी है, नहीं इसीलिए तो मैं आप लोगों को बुलाता हूँ। किताब तो मैं पढ़ता ही नहीं हूँ, मैं तो ग्राउंड रिपोर्ट चाहिए एकदम फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन। किताब तो इतिहास है, इतिहास पढ़ के थोड़ी पता लगता फ्यूचर कैसा बनेगा। जी, ग्राउंड रियलिटी यही है कि अभी भी बहुत सारे चैलेंजेस हैं, वी हैव टू, हाँ ये असली मुद्दा है। जोशी जी, रिफॉर्म्स आर बिकमिंग फ्रूटफुल। जोशी जी, अभी किसकी तरफ देखना चाहिए, आरबीआई की तरफ की सरकार की तरफ? हाथ तो बंधे हुए सरकार के भी, डेट टू जीडीपी 84% है। डेफिनेटली सरकार की तरफ देखना चाहिए। सूनर और लेटर आरबीआई ये चीज पे आ ही जाएगा, या अगली पॉलिसी या उसके बाद की पॉलिसी, लेकिन बिफोर दिसंबर आरबीआई को ये कहना पड़ेगा कि जीडीपी 7% से बिलो आ गया, फिस्कल डेफिसिट मिनिमम 20 बेसिस पॉइंट से वाइडन हो गया, इंटरेस्ट कॉस्ट जो गवर्नमेंट ने प्रोवाइड की है बजट में वो ब्रीच हो जाएगी, गवर्नमेंट के पास इतना वेयरविथॉल नहीं है कि उसकी जो डेट है वो इंटरेस्ट रेट जो बढ़े हैं वो गवर्नमेंट ने फैक्टरिंग नहीं किए थे बजट के टाइम पे, क्योंकि उस टाइम पे ना तो वॉर थी ना और कुछ था। तो ये सारी जो चीजें हैं गवर्नमेंट के ऊपर डेफिनेटली तनाव आएगा। वो तनाव के हिसाब से गवर्नमेंट के पास सबसे बड़ा जो हथियार है वो है कैपिटल एक्सपेंडिचर, जिसका उन्होंने 7 लाख करोड़ का प्रावधान किया है बजट में, लेकिन मेरे ख्याल से वो 7 लाख करोड़ को कम कर देंगे, और जिसकी इफेक्ट इमीडिएटली कैपिटल जो इन्वेस्टमेंट है उसके ऊपर आएगी। जो हमारा जीडीपी का ग्रोथ इंजन है, खास करके इंफ्रास्ट्रक्चर, वो थोड़ा स्लो डाउन हो जाएगा। गवर्नमेंट का एक्विजिशन, जैसे कि मान लीजिए डिफेंस इक्विपमेंट है या कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर के नए प्रोजेक्ट्स आ रहे, उसमें स्लो डाउन आता हुआ दिखाई देगा। ये तो होना ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और मेरे ख्याल से जो ग्लोबल डेवलपमेंट हो रहे हैं उसमें एक अक्टूबर के बाद, अक्टूबर से जैसे ही ठंड की सीजन यूरोप और यूएस में चालू हो जाएगी, उनकी जो सैंक्शंस की नीतियां हैं उसमें आप देखेंगे सटल चेंजेस आने चालू हो जाएंगे, और ओवरऑल माहौल शायद या तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा या तो बहुत ही बुरा हो जाएगा। जैसे कि मान लीजिए वो सैंक्शन नहीं हटाते हैं तो सिविल अनरेस्ट भी हो सकता है। आप लोगों को ये नहीं कह सकते हम आपको बिजली नहीं देंगे। नेचुरल गैस की प्राइस क्यों बढ़ रही है? क्योंकि हीटिंग की जरूरत हो गई है और रशिया ने अपनी सप्लाई कम कर दी। तो ये सारी चीजें फिस्कल। जोशी सर, मैं आपको एक बहुत ही दिलचस्प बात बताता हूँ। आप जो भी बात करें ना, इसी को मैं कन्वर्ट करके बताता हूँ। क्रूड ऑयल गिर गया एकदम से, $94 पे आ गया, तो लोगों को लगा कि सप्लाई बढ़ा दी है और उसकी वजह से बाइडेन साहब गए थे सऊदी अरब, तो ऐसा कुछ नहीं हुआ है। दरअसल सप्लाई उतनी ही है, रिसेशन का डर है लोगों को, इसलिए हेजर्स अपने प्राइस छोड़ रहे हैं। और जो रशिया का टोटल ऑयल का एक्सपोर्ट है आज भी उतना ही बना हुआ जितना सैंक्शंस पहले था, नंबर से सामने सबके। तो ये
ये जो आप अभी बात करते हैं बिल्कुल सही बात है कि वो कहीं ना कहीं ढील दे रहे हैं या उन आंख बंद कर लेते हैं, आप समुद्री रास्ते से बेचते रहो, मैं अपनी आंख इधर कर लेता हूँ। ये सच्चाई है कड़वी। मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बताऊं कि ये जो ग्रीन एनवायरनमेंट, ये वो जो यूरोपियन जो एडवांस इकोनॉमीज जो इतने ब्यूगल बजाते रहते हैं, जैसे ही उनके ऊपर तकलीफ आई, काफी सारे गैसेस जो पॉइजनस माने जाते थे, जो बैंड कैटेगरी में आते थे, वो सबको उन्होंने ग्रीन गैस बना दिया। तो ये तो मतलब एक्चुअली इसके बारे में क्या कहे, ये एकदम छोटी सी क्लिप आएगी आपको, कोई न्यूज़पेपर के कोने में कहीं पे आपको मिल जाएगी ऐसी कोई क्लिपिंग। हाँ। तो उन्होंने ये ग्रीन गैस बना दिया जो पॉइजनस गैस है। तो ये काफी सारी चीजें अक्टूबर के बाद एक्सीलरेट होंगी। हाँ, लेवल ही तो चेंज करना है। जब कल ये दाम गिरे ना, तो मैं थोड़ा जानने की कोशिश की भाई ये अचानक से क्यों गिर गया क्रूड इतना, तो फिर मैंने थोड़ा डेटा निकाला, तो फिर रशिया का डेटा देख के हमने कहा बस इससे आगे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ वैसे चल रहा है। अच्छा प्रकाश सर, अभी समय एकदम हम लोगों के पास ख़त्म हो रहा है, लेकिन सबसे ज़रूरी बात जो हमको करनी है, मैं सीधे पूछ लूँ क्या लेना है, या मैं ये पूछ लूँ कि आजकल आप क्या ले रहे हैं? नहीं, देखिए, ये जो इंटरेस्ट रेट बढ़ने की बाद जो एक मैंने जो पहले भी समझाया कि कुछ सेक्टर्स बहुत ही डिस्टिंक्टली परफॉर्म या आउट परफॉर्म करने की गुंजाइश रखते हैं, उसमें से बैंकिंग पे खास ध्यान दीजिए। ये माहौल जो हो रहा है, ये सब इम्प्रूवमेंट वहां पे आपको कैप्चर होते हुए दिखेगा, चाहे बोरोवर कोई भी हो, एसएमई हो, बड़ी कंपनी हो, बट जो लेंड कर रहा है उसके लिए मार्जिन ग्रोथ फाइनली आएगा, क्रेडिट ग्रोथ आएगा। तो एसबीआई जैसी दिग्गज बैंक जिनके पास बहुत ही बढ़िया एक पोर्टफोलियो, बैलेंस पोर्टफोलियो है, वो देखिए वहां पे आपको वो दिखेगा। और इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होने से जो नेगेटिव इम्पैक्ट है वो आपको हो सकता है कई जगह हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज या रियल एस्टेट कंपनीज में दिखे, तो वहां से थोड़ा सा परहेज रखे, वहां से दूर है। और मैंने जो चीज समझ रहा हूँ मैं कि जो एफएमसीजी कंपनीज इस कठिन दौर से गुजर रही हैं, इन्फ्लेशन को झेल रही हैं और फिर भी सरवाइव कर जाएंगी और मार्केट शेयर इंप्रूव कर पाएंगी, वहां पे आपको कहीं ना कहीं एक वो होते हुए दिखेगा इम्प्रूवमेंट। तो उस लिहाज से आप आईटीसी की तरफ ध्यान वापस देख सकते हैं, क्योंकि हर पहलू पे वो एक खरा उतर रहा है उसका बिजनेस। अगर देखें, चाहे वो होटल साइड में हो, एग्री साइड में हो, एफएमसीजी मतलब पैकेज गुड में हो, पर्सनल हाइजीन प्रोडक्ट्स में, हर जगह वो हो रहा है। ऑफ कोर्स सिगरेट वॉल्यूम्स तो हमने देखे कैसे हैं। तो इस टाइप की कंपनीज के साथ रहे, डिफेंसिव थोड़ा सा रहे, और फिर माहौल जैसे जैसे इंप्रूव होगा, इन्फ्लेशन ईज आउट होता हुआ दिखेगा और हम इंपोर्ट पे थोड़ी सी रोक लगा दें इन्फ्लेशन के इंपोर्ट पे, तब कुछ और चीजें ली जा सकती है। बट आई थिंक बिटवीन कैपिटल गुड्स, जो हमने पहले डिस्कस ज्यादा नहीं किया क्योंकि पहले कर चुके हैं, एंड द लेंडिंग बिजनेस, द बैंकिंग बिजनेस, आई थिंक ये आपको इसमें इसका फायदा पूरा ट्रांसलेट होता हुआ दिखे। तो बैंकिंग, कैपिटल गुड्स और एफएमसीजी, ये तीन, देखिए हमने इकोनॉमिक चर्चा के बीच में भी आपको जो है बात बतवा दी कि आपको करना क्या, एक्शनेबल पॉइंट तो यही है ना सर, मार्केट के लोग देखते हैं तो उनको लगता है एक्शन तो कहीं होना ही चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का एक बेहतरीन एनालिसिस के लिए, ग्राउंड रिपोर्ट हमें समझाने के लिए, हमारे दर्शकों को और थोड़ा सा उस रियलिटी के करीब लाने के लिए जो उनको जानना और समझना बहुत ज़रूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया और वीकेंड अच्छे से मनाइए, स्वस्थ रहिए, देखते रहिए सिंधी से आवाज़।